गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपना 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था भौतिक जगत, उसके अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपने जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो अपने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने लॉजिक के आधार पर इनका आंसर देना है। जो मैं यहाँ आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, इन आंसर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, सटीक आंसर नहीं होता इनका। अब अपन अपने विचारों के आधार पे, क्वेश्चनों में आप लोगों को दे रखा है कि अपने विचारों के आधार पे हम लोग इनके आंसर देते हैं। तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन, जो अत्यंत जो पारंगत है, जो अपने चले आ रहे हैं, उन पर वो जो प्रकथन है आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक अपने साइंटिस्ट था। उन्होंने उनके द्वारा प्रदत्त किए गए जो भी नियम वगैरह दिए गए हैं, आपके विचार से आइंस्टाइन का उस समय का क्या तात्पर्य था। उन्होंने एक कथन दिया था, उस कथन का क्या तात्पर्य था, उस तात्पर्य के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। देखो कथन क्या था, सबसे पहले कथन देख लेते हैं। संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है, अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। अबोधगम्य आप लोग के एक वर्ड आया है अबोधगम्य। ये अबोधगम्य जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अत्यंत जटिल होती हैं, जिनके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अबोधगम्य विषय है कि यह बोधगम्य है। तो जो अत्यंत जटिल घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का वहाँ उस समय जो साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कथन दिया था, उस कथन का ये तात्पर्य हो सकता है कि अत्यंत जटिल जो घटनाएं थी, जिनको अबोधगम्य बोलते हैं, अत्यंत जटिल घटनाओं को भौतिक नियमों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इनको जटिल जो अत्यंत जटिल घटनाएं थी, इनको हम लोग बोधगम्य बना सकते हैं। तो इनका वहाँ जो कथन दिया गया है, उस कथन का ये तात्पर्य था। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। देखो यहाँ पे दो सिद्धांत अपने यहाँ है, एक तो है अप सिद्धांत और दूसरा है धर्म सिद्धांत। दोनों में क्या फर्क है? देखो अप सिद्धांत का मतलब होता है जैसे अपने परंपराएं जो चल रही हैं, जो अपने रीति रिवाज चल रहे हैं, उन रीति रिवाज में जो लोग सोचा करते हैं, उनकी सोच के विरुद्ध यदि अपन कोई कथन देते हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई कथन दिया जाता है, तो वहाँ उसका विरोध होता है। जो हम लोग लोगों के सोच के विरुद्ध, या ये माने कि उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा के विरुद्ध हम लोग कोई कथन देते हैं, तो वो कथन आप लोगों का अप सिद्धांत कहलाता है। और यदि हम लोग उन दिए गए लोगों की परंपरा या सोच के विरुद्ध जो दिए गए सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को यदि हम लोग भौतिक विज्ञान के नियमों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा यदि हम लोग उसका स्पष्टीकरण कर दें, उस दिए गए कथन को सिद्ध कर दें, तथ्यों के माध्यम से सिद्ध कर दें, तो वह बन जाता है धर्म सिद्धांत। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें, प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे अपन मान लो लोगों की कोई परंपरा है, पहले के समय में कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक थे। ये इन्होंने एक नियम दिया था कि जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या जो अपने जो ये पृथ्वी, जैसे पृथ्वी मान लो या ग्रह मान लो, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं। तो पहले के लोग ऐसे नहीं माना करते थे कि ऐसा नहीं होता, कभी नहीं घूमते ये। लेकिन इन्होंने जब नियम दिया तो उनकी सोच के विरुद्ध नियम दिया। अब सोच के विरुद्ध नियम दिया तो वो हो गया आप लोग के अप सिद्धांत।
तो शुरुआत कहाँ से हुई? अब सिद्धांत से हुई, लेकिन उन्होंने अनेक प्रकार की खोजें की, अनेक प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा उसको समझाया, और जब उसको सिद्ध कर दिया वो एक सिद्धांत बन गया कि वास्तव में ऐसा होता है। ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो एक सिद्धांत बन गया, तो हम लोग उसको धर्म सिद्धांत बोलने लग गए, तो एक धर्म सिद्धांत के रूप में प्रकट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। कोपर्निकस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये हमारे पास में एक उदाहरण हो गया। चलो देखते हैं अपन अगले तीसरे क्वेश्चन में। देखो आप लोग, देखो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अपने पास में दो लोकोक्ति के रूप में दे रखा है, संभव की कला ही राजनीति है। संभव की कला ही राजनीति है, इसी प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार, इस सुंदर सूक्ति की व्याख्या कीजिए। देखो ये आप लोगों के पास में सूक्ति दे रखी है, संभव ही कला की राजनीति है। मतलब जो संभव कार्य होते हैं, जो राजनीति के होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो नेता लोग क्या करते हैं? जो कार्य संभव होते हैं उनको अपनी देखरेख में, अपनी सूझबूझ के द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा उसको सफल कर लेते हैं। इसी प्रकार जो आप लोग के समाधान की कला ही विज्ञान है, जो हमारे समाज में समस्याएं हैं उनको विज्ञान के द्वारा उनका समाधान निकाला जा सकता है। इस विज्ञान की प्रकृति और व्यवहार पर जो सुंदर सूक्ति है उसका यही अर्थ निकलता है। फिर अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यद्यपि अब भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तार, ये विस्तृत आभार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनाने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफी दूरी तय करनी है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार से भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हों। हमारा जो भारत है, अपना जो इंडिया है, ये विज्ञान के क्षेत्र में, अपने आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकासशील तो है, लेकिन विकास पूर्वक नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के अपने कारक आए हैं। जैसे पहले के समय में, अपने जिस समय ये अपने अंग्रेजों की गुलामी मान लो, चाहे अपना अंधविश्वास मान लो, अपनी जो शिक्षा है, शिक्षा की कमी मान लो, तो ये कुछ कारण अपने रहे हैं, या जनसंख्या की वृद्धि मान लो, हमारे यहाँ पे लोगों की जागरूकता की कमी मान लो, तो ये सब कारण रहे हैं, कारक रहे हैं जिनके द्वारा हमारा जो इंडिया है वो विज्ञान के क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया, और ये विकास के लिए एक बाधक के रूप में कारक है। तो चलो ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी भौतिक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के कभी भी दर्शन नहीं किए, उन्होंने कभी भी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं? परंतु फिर भी सभी भौतिक वैज्ञानिकों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। वो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कभी देखा नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन है, वो मानते हैं। वो सभी भौतिक विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं वो सभी ये मानते हैं। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति इसी जो तुल्य रूपता है को इस तर्क के साथ आगे बढ़ता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं परंतु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खंडन किस प्रकार करेंगे? देखो अपन ने बहुत से प्रयोग किए हैं, अपन ने बहुत से ऐसे एक्टिविटीज किए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में है, क्योंकि वो जो एक्टिविटी अपन ने की है, जो प्रयोग अपन ने किए हैं, वो प्रयोग बिना इलेक्ट्रॉन के असंभव है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। लेकिन भूतों से संबंधित ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ जिनसे ये सिद्ध हो कि वास्तव में भूत होते हैं। तो भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें मेरा भी विश्वास है। ठीक है। जापान के एक विशेष समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों में से अधिकांश समुराई के अनुश्रुत चेहरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। नीचे इस प्रेक्षित तथ्य की दो व्याख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको कौन सा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है? देखो क्या कहता है, कई शताब्दियों पूर्व किसी भयानक समुद्री घटनाओं में एक युवा समुराई डूब गया। इसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रकृति ने
अबोधगम्य ढंगों द्वारा इसके चेहरे को केकड़े के कवचों पर अंकित करके उसे इस क्षेत्र में अमर बना दिया। देखते हैं कि जो पहला अपने पास में कथन दे रखा है, जो पहला अपने पास में तथ्य दे रखा है, क्या उस तथ्य का जो दूसरा तथ्य है वो उसका स्पष्टीकरण है या उसका स्पष्टीकरण नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो देखते हैं। दूसरा अपने पास में तथ्य क्या कहता है, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र में मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान में सद्भावना प्रदर्शन के लिए उस पर केकड़े के कवच को किसी आकृति संयोगवश समुराई से मिलती जुलती प्रतीत होती थी उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों की अधिक समय तक विद्यमान रही और इसलिए कालांतर में इसी आकृति का जो अनुवंशतः जनन हुआ, मतलब वंश के अकॉर्डिंग जन्म हुआ, वह कृत्रिम चरण द्वारा विकास का एक उदाहरण है। तो ये जो आप लोग के जो सेकंड है वो फर्स्ट का जो आप लोग के पहला कथन है उसका स्पष्टीकरण है। मछुआरे अपने नेता के सम्मान में कुछ कवच वगैरह फेंक दिया करते थे और उसी को समुराई का एक रूप या समरूपक मानने लग गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व, मतलब 2 शताब्दी जो होती है, मतलब लगभग अपन मान के चलें कि 200 वर्ष समय से भी अधिक पूर्व इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसकी जो औद्योगिक क्रांति पहले हुई थी उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां थी। ये उपलब्धियां क्या थी, कौन कौन सी उपलब्धियां थी, इन्हीं उपलब्धियों के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो अपन देखते हैं कि जो उपलब्धियां थी, जैसे भाप का इंजन हुआ, वात्या भट्टी हुई, कपास के द्वारा जो कपास का जो बीज होता है वो किसी मशीन के द्वारा अलग करना, ये सब क्या है, ये विकास है। ये अनेक प्रकार की खोज हैं जो इन मशीनरी वगैरह की जो खोज थी ये 200 वर्ष पूर्व इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करती है। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्राय यह कहा जाता है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रांति की दौर से गुजर रहा है जो समाज में पहली क्रांति की भांति आमूल परिवर्तन ला देगी। जो क्रांति से गुजर रहे हैं वो अपने समाज में एक आमूल परिवर्तन ला देगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की जो सूची बनाइए और इस क्रांति के लिए जो उत्तरदायी हैं उनके बारे में बताइए। तो इस क्रांति के लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी हैं उनके लिए आप लोगों के स्क्रीन में दे रखा है। पहला है आप लोगों के सामान्य ताप पर अति चालकों की खोज। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उनमें जो अति चालक होते हैं, अति चालक कौन से होते हैं, जिनमें चालकता का मान बहुत ज़्यादा होता है, चालकता का मान अत्यधिक होता है, वो अति चालक होते हैं। तो सामान्य ताप पर अति चालकों की खोज, सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर का विकास होना, रोबोट का विकास होना, सूचना प्रौद्योगिकी की नई सूचना क्रांति का विकास होना और बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करना, ये सब अपने कुछ अपन बोल सकते हैं कि कुछ अपने जो नई क्रांति चल रही है उस क्रांति के जो उदाहरण हैं ये नई क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं, जिनसे आज जो हमारा समाज और जो प्रौद्योगिकी है इस समाज और प्रौद्योगिकी को एक नई दिशा मिलेगी। ये जो अपनी क्रांति है ये क्रांति पहली क्रांति की भांति ही उभर के आएगी यदि ये आप लोगों के नई नई खोज अपने हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का जो डे 5 था 11th क्लास का डे 5 उसमें ये 8 क्वेश्चन अपने कर लिए। तो ये जो अपने क्वेश्चन हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनके आंसर हम अपने विवेक से दे रहे हैं, अपने विचारों के आधार पर दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के सबके विचार सेम हो, करेक्ट हो, लेकिन आंसर ये सटीक आंसर है। एक बार आप लोग जरूर देखना और अपने हिसाब से भी कुछ आंसर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।